गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में साना साना हाथ जोड़ के अगले भागों का इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखिका जो है वह अपने गाइड जितेन के साथ और कुछ सहयात्रियों के साथ वह पर्वतीय भागों को हिमालय की यात्रा करने के लिए निकल चुकी है और वह उसके अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पहुंच रही है, जहां पर उसने छाया और माया का खेल देखा है। अर्थात माया जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सांसारिक सौंदर्य है, उस सुंदरता से आकर्षित हो रही है, और छाया जो कि बादलों का समूह आकर के, धुंध आकर के बर्फ़ की उस सुंदरता को कभी कभी ढक देती है। तो देखिए, फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं कि वहाँ लेखिका और क्या देखती है। लेकिन अगले पार्ट में हम पढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके भी हमें यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए अब हम उसके आगे देखते हैं। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। ठाठे माने होता है कि जिसे हम लोग काम करते हैं जब, तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं भारी काम करने से। तो उसी तरह से लेखिका कह रही है कि ये जो पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़कर रास्ता बना रही थी। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि वहाँ जो सड़क बनाने वाला कर्मचारी था, उससे जब लेखिका ने पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या कर रही हैं महिलाएं, तो उसने बताया था कि जिस सड़क से आप यात्रा कर रहे हैं उसी सड़क को चौड़ा करने में इन्होंने मदद की है। बारूद लगा करके पत्थरों को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उन बड़े पत्थरों के बड़े टुकड़े को ये हथौड़े से तोड़ करके उसे छोटा बनाती हैं, और फिर ये टुकड़े लगा करके आपके इस सड़क को चौड़ा बनाया जाता है। और कई लोगों ने तो इसमें मौत को भी झुठला दिया है। अर्थात यह काम करने में काफ़ी रिस्क होता है, इसमें कुछ लोगों की जानें भी चली जा चुकी हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पहाड़िन स्त्री के हाथ में जो ठाठे पड़े हुए हैं, जो छाले पड़े हुए हैं, गट्ठे पड़े हुए हैं, मजबूत हो गया उनका जो हाथ, वह एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। कि आम जिंदगी का मतलब सामान्य व्यक्ति, वह चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में हो अथवा मैदानी क्षेत्रों में हो, किसी भी स्थान पर वो क्यों ना हो, उनकी ज़िंदगी एक सी ही होती है। अर्थात बिना परिश्रम के उन्हें भोजन नहीं मिल सकता। कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वांछना एक तरफ। लेखिका करे कि मलाई एक तरफ, अर्थात जो अमीर लोग हैं वो हर जगह अमीर ही हैं और वो सारी सुख सुविधा वही ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम तबके के लोग हैं, वो कहीं भी हों, लेकिन जब तक वो परिश्रम नहीं करेंगे तब तक उनके हिस्से में केवल आंसू, अभाव और यातना तथा वंचना ही आएगी। वंचना माने होता है ठगा जाना, अर्थात जितनी मजदूरी मेहनत करते हैं उस हिसाब से मजदूरी का ना मिलना। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। लेखिका कहती है कि ये देखते हुए, प्राकृतिक सुंदरता देखते हुए मैं थोड़ा दूर हट गई थी अपने ग्रुप से, समूह से, लेकिन तभी मेरी जो सहयात्री थी मणि और जितेन मुझे खोजते हुए मेरे पास तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। लेखिका कहती है कि मेरी उदासी को देखकर जितेन को यह अनुभव हो गया था शायद कि मैं इन पहाड़ी स्त्रियों को देख करके दुखी हो रही हूँ, उनके परिश्रम को देखकर दुखी हो रही हूँ। इसलिए लेखिका का ध्यान भटकाने के लिए जितेन ने लेखिका से कहा कि मैडम आप इन्हें न देखिए, ये तो हमारे देश की आम जनता है और आम जनता के कष्ट हर जगह एक जैसे ही होते हैं, इन्हें आप कहीं भी देख सकती हैं, लेकिन आप जितना पैसा और समय खर्च करके इन पहाड़ी सौंदर्य को देखने के लिए आई हैं, आप अपना पूरा ध्यान उधर लगाइए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एक्ट रिपेइंग है। लेखिका कहती है कि ये देश की आम जनता नहीं है, ये जीवन को संतुलित करने वाली जनता है। अर्थात ऐसे ही लोगों के माध्यम से हमारा जीवन जो है वह संतुलित है, मानव जीवन इस पृथ्वी पर
संतुलित है, उनका संतुलन बना हुआ है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है, ये वेस्ट पदार्थों को भी रिपेयर कर देते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये समाज से कितना कम लेती हैं, अर्थात ये जिस तरह से परिश्रम कर रही हैं समाज से ये कुछ नहीं ले रही हैं, बल्कि समाज को कितना ये दे रही हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वह श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था। और लेखिका कहती है कि इस तरह सोचते हुए मैं जैसे ही अपने जीप की तरफ बढ़ने लगी, मैंने अचानक देखा कि वह श्रम सुंदरियाँ शब्द आया है। यहाँ श्रम सुंदरियाँ माने परिश्रम करने वाली महिलाएं। वो परिश्रम करने वाली जो पहाड़ी महिलाएं थी वो अचानक किसी बात पर बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। और लेखिका कहती है कि उनके हंसते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जीवन लहरा उठा, अर्थात उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जीवन प्रसन्नतापूर्वक गूंज उठा हो और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। लेखिका कहती है कि और वो जो सारा खंडहर था, अर्थात जो मेरे मन अभी उनके परिश्रम और उनके जीवन को सोच करके दुखी हो रहे थे, वो अत्यधिक प्रसन्नता से भर गए, अर्थात उनमें एक ताजगी आ गई, एक नवीनता आ गई। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। फिर लेखिका कहती है कि इस तरह से अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम निरंतर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। जितेन बता रहा था हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। और जितेन ने बताया कि हम हर मोड़ पर एक हेयर पिन बेंट लेंगे, हेयर पिन लेंगे जिससे कि हमें मदद मिलती है और हम जल्दी जल्दी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, ये स्थान है हेयर पिन बेंट एक स्थान है। और लेखिका कहती है कि जब हम वहाँ पहुँचते उससे पहले ही मैंने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि वहाँ 7-8 साल की उम्र के अनेकों पहाड़ी बच्चे जो हैं वो उनकी ड्रेस को देखने से ऐसा लग रहा था वेशभूषा को कि वो जैसे स्कूल से लौट रहे हों और हमसे वापस जाने के लिए आगे की यात्रा के लिए लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। लेखिका कह रहे उन बच्चों को देखकर जितेन ने मुझसे कहा कि ये 3-3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिन चढ़ के और उतर करके ये बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या स्कूली बस नहीं है? और जितेन की इस तरह की बातों को सुनकर मणि ने पूछा उससे कि क्या यहाँ स्कूली बसें नहीं चलती हैं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। और जब इस तरह से जितेन के प्रश्नों की बात को सुनकर मणि ने उससे प्रश्न किया और उसके प्रश्नों को सुन करके जितेन ने कहा, मैडम यह मैदानी इलाका नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। तो जितेन ने कहा कि मैडम यह मैदानी नहीं बल्कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ आपको मैदानी इलाके के समान कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में जीवन जीना बड़ा ही कठिन और दुर्गम है। नीचे तराई में लेक देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। यानी उन स्कूली बच्चों का भी जीवन कितना कठिन है, इस तरफ यहाँ लेखक जो है वो लेखिका इशारा कर रही है कि जितेन मणि को बता रहा है यहाँ के बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते हैं, यहाँ तो मात्र तराई में एक ही स्कूल है, दूर दराज से बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और सिर्फ ये पढ़ते ही नहीं हैं, जब स्कूल से लौटकर शाम को घर जाते हैं तो ये अपनी माँओं के साथ, माँओं माने माताओं, अपनी माता के साथ मवेशियों यानी जानवरों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। चूँकि जितेन भी एक पहाड़ी ही है इसलिए वो कह रहा है कि यह घर जाकर के भी परिश्रम करते हैं और स्वयं मैंने भी इस तरह का परिश्रम किया है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। लेखिका कह रही है कि अब हम ज्यों-ज्यों और अधिक ऊंचाइयों पर जा रहे थे, रास्ते भी अब उतने चौड़े नहीं थे, रास्ते संकरे होते जा रहे थे
और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक ही जीप की चौड़ाई के बराबर इंची टेप से नाप कर इन रास्तों को बनाया गया हो। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप उधर उधर खिसके तो सीधे घाटियों में, और जरा भी संतुलन बिगड़ते ही अगर 1 इंच भी जीप हमारी दाएं बाएं हुई तो हम तुरंत नीचे की घाटियों में पलट सकते हैं। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं, और रास्ते में लेखिका कह रही कि हमें हर जगह सावधानी से चलें, धीरे चलाएं, इस तरह के लिखे हुए चेतावनी भरे वाक्य भी हमें दिखाई दे रहे थे। क्योंकि धीरे चलाएं, क्योंकि घर पर बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन एंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। लेखिका कहती है कि जब हम और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और कुछ इस तरह के वाक्य लिखे हुए, चेतावनी भरे वाक्य लिखे हुए दिखाई देते हैं कि वे केयर मैन एंटर अराउंड, यानी आपको यहाँ नरभक्षी जानवर मिल सकते हैं। लेखिका कहते हैं लेकिन हमें वहाँ नरभक्षी जानवर तो नहीं मिले, बल्कि दूध देने वाले जानवर याक दिखे, जो कि ढेर सारे समूह में एकत्रित थे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, और उन याकों के शरीर पर घने घने लंबे काफ़ी ढेर सारे बाल थे, जिससे शायद प्रकृति ने उन्हें पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ से सुरक्षा के लिए प्रदान किया था। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। लेखिका कह रही है कि हमारे वहाँ पहुँचते ही देखा मैंने कि अब शाम हो रही थी, और मैंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें अपने गायों को चरा करके भी वापस घर जा रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था, और कुछ महिलाएं तो एक लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर भी अपने सिर पर लिए हुए घर की तरफ लौट रही थीं। आसमान फिर धुंध और बादलों से घिर गया था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोक पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। ये बोक जो है ये सिक्किमी परिधान है, सिक्किम का परिधान है। लेखिका कह रही कि अब इस समय हमारी जीप जो है वह चाय के हरे भरे बागानों से गुजर रही थी, जहां मैंने देखा कि सिक्किमी परिधान धारण किए हुए कुछ युवतियां जो हैं वो चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोक पहन रखा था। वो युवतियाँ प्रसन्न थीं, यानी युवती थीं, उनका यौवन उफान ले रहा था, अर्थात वो युवती थी, और उनका परिश्रम से चेहरा भी, गुलाबी चेहरा दमक रहा था, अर्थात वो परिश्रम करके प्रसन्न थी। और एक युवती ने तो चटक लाल रंग का सिक्किमी परिधान पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी। लेखिका कहती है कि उस लाल रंग का इस सिक्किमी परिधान पहने युवती को देखा जब मैंने, तो वह सूर्य की स्वर्णिम सुंदरता के बीच कुछ इंद्रधनुषी छटा सी बिखेर रहा था। और वह उस समय चूंकि बादल धुंध छाई हुई थी आसमान में, सूरज ढल रहा था, हरे रंग की चाय की पत्तियां थी, उसमें वो लाल रंग का कपड़ा पहने जो लड़की खड़ी थी वो इंद्रधनुष के समान आकर्षित कर रही थी, सुंदर लग रही थी। और लेखिका कहती है कि मैं उसे देखते ही चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसा था, और वो इतनी सुंदर लग रही थी। लेखिका कहती है कि वह सारा प्राकृतिक सौंदर्य उसके साथ मिल करके उसको और भी खूबसूरत बना रहा था। शायद मैं उस सुंदरता को सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं अचानक चीख उठी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लाइंग में पड़ाव लेना था, और हम युमथांग तक पहुंचते उसके लिए रात हो ही रही थी। सूर्य ढलान पर था, इसलिए हमें वहाँ लायुंग में एक पड़ाव लेना पड़ा, अर्थात रात के लिए रुकना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। लेखिका कहती है वह गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग, अर्थात एक शांत बस्ती, छोटा सा लोगों का इलाका था, और पूरे दिन की दौड़ धूप के बाद वहाँ लोग आसानी से निश्चिंत होकर के सो रहे थे। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में
और वहाँ हम तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी से बने हुए एक छोटे से घर में रुके। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था और मैंने देखा कि ऊपर से बहता हुआ एक झरना धीरे धीरे जाकर के उस तिस्ता नदी में मिल रहा था और मैं तिस्ता नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई ये सारी दृश्य देख रही थी। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। पेड़ पौधे उस हवा के कारण झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चाँद को ढक रखा था। चाँद भी निकला था, यानी उजाली रात थी, लेकिन बादलों ने उसे ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। लेखिका कह रहे कि परिंदे और लोग, परिंदे माने पक्षी, पक्षी और मानव सब लोग शाम के होने के कारण अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे। मानव घर की तरफ और चिड़िया अपने घोंसले की तरफ। आंखें अनायास भर आईं और इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर लेखिका कहती है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। लेखिका कहती है कि सुंदरता को देखकर एक ज्ञान की बातें मेरे मन में उठने लगीं कि शायद जहाँ प्रकृति अपने अखंड रूप में सुंदरता से युक्त है, वहीं वास्तविक शांति है। जहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कोई किसी के जीवन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। और लेखिका कहती है कि हमारी मानव पीढ़ी ने प्रकृति की सुंदरता के साथ इस तरह का खिलवाड़ करके, अर्थात वृक्षों को नष्ट करके शायद एक अक्षम्य अपराध किया है। ऐसा अपराध किया है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया है। और लेखिका कहती है कि हिमालय अब मेरे लिए, हिमालय की जो सुंदरता है वो कविता नहीं बल्कि एक दर्शन के समान है, अर्थात वह मुझे एक शिक्षा दे रहा है जिसे मुझे ग्रहण करना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन अभी तक अपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।